आप सभी लोगों को मेरा अभिवादन तथा छात्रों को शुभाशीष। आज हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एमएससी सेकेंड सेमेस्टर में यूनिट 3 में बचा हुआ एक टॉपिक था कैनोनिकल फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म। हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। आप सभी लोगों को जब हम लास्ट मंथ में पढ़ा रहे थे तो आप लोगों को याद होगा एक चैप्टर था क्लासिफिकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। उसमें आपने बहुत ध्यान से देखा होगा ना, तो हमने किया क्या था, हमने लिखा था कि हम किसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को क्लासिफाई कैसे करते हैं। तो अगर आप लोगों को याद होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि हम निकालते थे एक टर्म यस स्क्वायर माइनस 4RT, और हम उसके नेचर को देखते हुए हम ये बताए थे कि कोई हमारा दिया हुआ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हाइपरबोलिक है, पैराबोलिक है या इलिप्टिक है। आपने 3 केस डिस्कस वहां पे किए थे। तो आज हम लोग यहाँ पे जो पढ़ने जा रहे हैं उसी के कंटिन्यूएशन में कैनोनिकल फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म। तो हम लोग यहाँ पर ये जानेंगे कैनोनिकल फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म। हम लोग ये जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, क्यों पढ़ने जा रहे हैं, इसका हमारे पीडी में क्या एप्लीकेशन है और ये टॉपिक क्यों बना हुआ है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब बचपन में, जब मैं बचपन बोलूं तो इसका मतलब इंटरमीडिएट में, जब आप बचपन में कोई क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो उसमें होता क्या था, कोई बहुत बड़ा इंटीग्रेशन आ गया, यक्स के फॉर्म में है तो आप वहां पे कुछ सब्स्टिट्यूट कर देते थे, पोलर फॉर्म में बड़ा आसानी से सॉल्व हो जाता था। ऐसे बीएससी के क्लासेस में भी आपने देखा होगा कि बहुत बार लिमिट चेक करते समय, कंटिन्यूटी चेक करते समय अगर पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए कार्टेशियन फॉर्म को, एक्स को आर cos थीटा से, वाई को आर sin थीटा से, या पेडल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए या अन्य किसी फॉर्म में पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो वही इक्वेशन जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनता कार्टेशियन फॉर्म में दूसरे फॉर्म में बदलने के बाद बड़ा आसान सा बन जाता है। तो होता क्या है, हमारे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में भी कुछ वही काम है। कैनोनिकल फॉर्म में होता यह है, बहुत सारे ऐसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हैं जो आप जब सॉल्व करने जाएंगे तो सॉल्व तो हो जाएगा लेकिन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। या ऐसा भी हो सकता है आपने जितने वेल नोन तरीके अभी तक पढ़े हैं ना, उसमें से कुछ मैच ही ना करे तो कैसे सॉल्व करें। तो हम लोग इसको आसान फॉर्म में बदलने की कोशिश करते हैं। तो कैनोनिकल फॉर्म का मतलब होता है कि हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे बहुत ही आसान फॉर्म में बदलें। पहली बात, कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है तो 3 कैटेगरी में होगा, या तो हाइपरबोलिक होगा, या तो पैराबोलिक होगा, या तो इलिप्टिक होगा। तो हम लोग कुछ ऐसा करें कि ये बन जाए। आप नेक्स्ट स्लाइड को देखिए, यहाँ पे आप देख पाएंगे कि डेफिनेशन एक्चुअली है क्या। हमने यहाँ पर डेफिनेशन लिखा है, एक्चुअली हम इसको डेफिनेशन ना कहें, मेन पर्पज ही कहे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो हम इसमें बोल रहे हैं कि आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज कर दीजिए, और ऐसा चेंज करिए कि आपका इक्वेशन जो हाइपरबोलिक में है, या जो इलिप्टिक में है, या पैराबोलिक में है, वो किसी सिंपलेस्ट फॉर्म में, बहुत ही आसान से फॉर्म में बदल जाए। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब यही है कि एक ऐसे फॉर्म में बदल जाए जहां से आप ये जान पाए कि अब कौन सा मेथड लगेगा। मतलब आपके वेल नोन जो भी आपके स्टॉक में रखा हुआ है, आपके सैंपल स्पेस में जो रखा हुआ है, उसी में से किसी एक फॉर्म में बदल जाए और आप आसानी से उसको सॉल्व कर लीजिए। पहली बात, कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है तो जब आप क्लासिफाई कर लोगे तो या तो हाइपरबोलिक होगा, या तो इलिप्टिक होगा, या तो पैराबोलिक होगा, पक्का। अब ये जब तीनों केस में से कोई एक केस बनेगा ही बनेगा। हम लोगों का जो पूरा गेम है ना इस चैप्टर में, सिर्फ और सिर्फ गेम यहीं पे स्टार्ट हो रहा है, और वो गेम बस यही है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को बदलना। हम कैसे बदलें इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कि हमारा दिया हुआ कॉम्प्लिकेटेड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ही आसान से फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, पक्का। तो जब आपको ये काम करना होगा तो हम हाइपरबोलिक, इलिप्टिक या पैराबोलिक में कोई सब्स्टिट्यूशन कर देंगे और बहुत ही आसानी से चेंज हो जाएगा। होता क्या है कि जब आप ये चेंजिंग कर दोगे और जब वो आसान फॉर्म में बदल जाएगा ना, उसी सिंपलेस्ट फॉर्म को हम लोग कैनोनिकल फॉर्म कहते हैं, कुछ लोग उसी को नॉर्मल फॉर्म कहते हैं। तो ले देकर के बहुत ही फंडामेंटल चीज है कि कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपसे सॉल्व ना हो रहा हो, कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में हो, आपके पहचान वाला ना हो, लग रहा हो कुछ अलग पहचान रखता है, तो उसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन करिए और एक आसान से फॉर्म में, सुंदर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए।
तो हम लोग उस आसान से फॉर्म को, सिंपलेस्ट फॉर्म को कैनोनिकल फॉर्म कहेंगे या फिर नॉर्मल फॉर्म कहेंगे। आप यहां पर देखिए, हम एक नई आर्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स। हमने कहा कि इस पूरे चैप्टर में जो गेम है ना, मात्र कैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को बदला जाए इसी बात पे है। अब उसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल को बदलने के लिए हम तरह तरह की बातें करेंगे, 2-3 टर्मिनोलॉजी डिफाइन करेंगे, उसके आधार पे सब कुछ बदल देंगे। तो हम लोग यहाँ पे एक आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स। आपको ये इक्वेशन बहुत ही जाना पहचाना सा लग रहा होगा, और आप लोगों को मालूम है कि जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ा रहे थे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो यही वो इक्वेशन था जो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने पहले लिखा था। इसको कहते हैं सेकेंड ऑर्डर सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे एक्स वाई का कोई जनरल फंक्शन है, एक्स वाई का कोई जनरल फंक्शन है, एक्स वाई बी एक्स वाई का कोई जनरल फंक्शन है, और बगल में कुछ लिखा हुआ है एक्स वाई पी क्यू का कोई भी टर्म हो। इसका हमें ज्यादा उपयोग नहीं होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि एस स्क्वायर माइनस 4RT में एस की जरूरत पड़ेगी, आर की जरूरत पड़ेगी और टी की जरूरत पड़ेगी। पक्का। बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब हम पढ़ा रहे थे क्लासिफिकेशन, तो आप लोगों ने सारा क्वेश्चन इसका सॉल्व कर लिया था, ठीक है, कि कैसे क्लासिफाई करेंगे इन सब चीजों में। अब देखिए, हम एक रेडीमेड इक्वेशन यहाँ यूज करने जा रहे हैं, आर लेमडा स्क्वायर प्लस एस लेमडा प्लस टी इक्वल टू 0। यहाँ पे आर, एस और टी ये वाले हैं, कैपिटल आर, कैपिटल एस, कैपिटल टी। यहाँ स्मॉल आर तो आप पहचान रहे होंगे, डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर, स्मॉल एस डेल टू जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई, और स्मॉल टी डेल टू जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर। पक्का। ये सब कुछ यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे। ये जो रेडीमेड इक्वेशन आपको बहुत अच्छा सा दिख रहा, आर लेमडा स्क्वायर प्लस एस लेमडा प्लस टी, ये लेमडा में क्वाड्रेटिक है, और इस इक्वेशन का बहुत ही फेमस नाम है, इसको कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये लेमडा में क्या है, क्वाड्रेटिक है, तो इस इक्वेशन के 2 रूट होंगे, लेमडा की 2 वैल्यू होगी। जो 2 रूट इसके निकल करके आएंगे ना, उसी को हम लोग कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स। किसके कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स? इस कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन के। पक्का। अब आप जानते हो, सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जब आप लोग कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेकर के चलते हैं, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आपके पास कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर हम मान लीजिए यहाँ पर कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रहे हैं, ax स्क्वायर प्लस bx, सभी लोग हाई स्कूल के क्लासेस में इस बात से परिचित होंगे, bx प्लस c एंड दिस इक्वल टू 0। तो आपको मालूम होगा कि हम लोग इस इक्वेशन का जब लिखते हैं डिस्क्रिमिनेंट, तो डिस्क्रिमिनेंट सबको मालूम होगा, बहुत ही आसान सा होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac यह होता है आपका डिस्क्रिमिनेंट। पक्का। अब देखिए, ये डिस्क्रिमिनेंट का एक्चुअली काम क्या होता था उस टाइम, आप लोगों को मालूम होगा कि डिस्क्रिमिनेंट का हमारा जो मेन एम होता था, ये बताता था कि दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट का नेचर कैसा है। दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट का नेचर का सेंस यह है कि रियल है, डिस्टिंक्ट है, इमेजिनरी है, या रियल और इक्वल है। अब देखिए, अगर आप लिखते हैं डिस्क्रिमिनेंट, तो क्या होगा डिस्क्रिमिनेंट? आप इसको लिखेंगे एस स्क्वायर माइनस 4r एंड t। कंफर्म। अब देखिए इसको, अब आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा जान करके कि ये तो हमारे परिचय का है, हम इसी के बेस पे तो क्लासिफाई करते थे। यही वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता था, इक्वल टू 0 होता था, या लेस देन 0 होता था, तो इसी बात पे तो हम सब कुछ क्लासिफाई कर देते कि हमारा दिया गया पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हाइपरबोलिक है, पैराबोलिक है, या फिर इलिप्टिक है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं। सपोज कर लिया अभी आपने जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन फाइंड आउट कर रखा है, इसके जो रूट्स हैं वो 2 रूट्स लेमडा 1 लेमडा 2, ये इसके रूट्स हैं। तो हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व है, एक्चुअली हम इस आर्टिकल के अंतर्गत कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व के बारे में जानना चाहते हैं। ये जो भी चीजें चल रही हैं, चाहे वो कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व हो,
चाहे कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स हो, चाहे कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन हो, सब मात्र इसी बात के लिए पढ़ रहे हैं कि ऐसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कन्वर्ट किया जाए, बदला जाए। तो सपोज कर लीजिए जब आपने इसको श्रीधराचार्य से सॉल्व किया या फैक्टराइजेशन से सॉल्व किया, आपको 2 रूट लैम्डा 1 लैम्डा 2 मिल गए कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन के। तो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व कैसे मिलेंगे? आप क्या करिए कि जो पहला रूट आया है उसको ऐसे लिख दीजिए dy/dx प्लस लैम्डा 1 इक्वल टू 0। जो दूसरा रूट है dy/dx प्लस लैम्डा 2 इक्वल टू 0। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो y, x और कांस्टेंट में एक इक्वेशन मिलेगा। बहुत आसान सा है, इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, वेरिएबल सेपरेबल कर दीजिए, हो जाएगा। ऐसे इसको आप सेपरेशन आप वेरिएबल कर दीजिए, भी हो जाएगा। तो यहाँ भी एक कर्व मिलेगा और यहाँ भी एक कर्व मिलेगा। इसी कर्व को हम लोग कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, अब देखिए जब आप क्लासिफाई करने की कोशिश करते हो तो डिस्क्रिमिनेंट के ही बेसिस पे करते हो, और अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो जाए पहला केस, तो आप लोगों को हमने पढ़ाया था तब दिया गया पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा होता है? हाइपरबोलिक होता है। अब देखिए एक्चुअली अभी अभी हम लोगों ने कहा कि ये डिस्क्रिमिनेंट है। किसका डिस्क्रिमिनेंट है? कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट है। तो अगर ये डिस्क्रिमिनेंट है तो इसी के बेसिस पे कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन के जो रूट्स होंगे ना वो तय होंगे कि कैसा है। ओके, तो हम लोग उसी के बेसिस पे तय करेंगे। अब देखिए यहाँ पर सपोज कर लीजिए कि ये ग्रेटर देन 0 है, मतलब हाइपरबोलिक है, तो गारंटी है कि जब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो जो रूट्स आएंगे वो हमेशा रियल आएंगे, डिस्टिंक्ट आएंगे। ऐसा आप हाई स्कूल में पढ़े हो। देयरफॉर हमारे पास 2 डिस्टिंक्ट फैमिली ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पर डिस्टिंक्ट मिलेंगे। क्यों डिस्टिंक्ट मिलेंगे? क्योंकि जब आप यहाँ पर 2 कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन राइट डाउन करेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे, एक तो आप लिखेंगे ऐसे dy/dx और प्लस लैम्डा 1, ऐसे आप लिख पाएंगे dy/dx एंड प्लस लैम्डा 1 दिस इक्वल टू 0। और आप सेकेंड ऐसे लिख पाएंगे dy/dx प्लस लैम्डा 2 इक्वल टू 0। ओके, तो आप ऐसे लिख सकते हैं सेकेंड वाले को dy/dx प्लस लैम्डा 2 इक्वल टू 0। तो आपको कितने 2 कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व मिल गए और इन्हीं के जो सॉल्यूशन होंगे उसी से आपको 2 कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व मिल जाएंगे। पक्का आसान सा होगा सॉल्व करना। तो हाइपरबोलिक के केस में हमको क्या मिला? हाइपरबोलिक के केस में आप देख पा रहे हैं बहुत ही आसानी से आपको 2 डिस्टिंक्ट फैमिली ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व मिल जाएंगे। अब केस नंबर 2, अगर ये जो आपका डिस्क्रिमिनेंट लिखा हुआ है और ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इस केस में 0 हो जाए, s² - 4rt, तो आपको मालूम है कि जो दिया गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट कैसे होंगे? उसके रूट रियल होंगे और इक्वल होंगे, मतलब आपको एक ही रूट मिलेगा। और आप जानते हो कि क्लासिफाई करते समय जब ये वैल्यू 0 होती थी तो हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को कहते थे इक्वेशन हमारा पैराबोलिक है, पैराबोलिक फॉर्म में है। और यहाँ लैम्डा 1 लैम्डा 2 दोनों सेम आएंगे, क्योंकि जब ये 0 है तो हमारे रूट्स कैसे होंगे? रियल होंगे और इक्वल होंगे, मतलब लैम्डा 1 लैम्डा 2 दोनों बराबर होगा। इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि जब हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पैराबोलिक फॉर्म में है तो हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व है ना उनकी संख्या कितनी मिल रही है? सिर्फ और सिर्फ 1 मिल रही है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हियर कि आपको जो नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व मिल रहे हैं इस केस में वी हैव only one family ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। यहाँ पे जो वर्ड 2 है ये गलत टाइप हो गया है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं केस नंबर 3। अगर हमारा ये जो वैल्यू लिखा हुआ है ना, ओके, अगर हमारा ये वैल्यू जो लिखा हुआ है डिस्क्रिमिनेंट अगर ये लेस देन 0 हो जाए तो आप लोग जानते हो कि लेस देन 0 पर क्या होता है? हमारा इक्वेशन इलिप्टिक होता है। और सोचो अगर डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है तो आपके जो रूट्स आएंगे वो कैसे आएंगे? इमेजिनरी आएंगे। रूट्स किसके? कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन के। और जब इसके करस्पॉन्डिंग आप लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व dy/dx प्लस लैम्डा 1 एंड dy/dx प्लस लैम्डा 2, तो आप जरा सोचिए जब दोनों लिखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? दोनों केस में आपको इमेजिनरी कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व मिलेंगे, इसके भी केस में और सेकेंड वाले के भी केस में।
पक्का। तो अब आप यहाँ पर देख पाएंगे इस केस में आपको क्या मिल जाएगा, टू इमेजिनरी कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व्स आपको मिलेंगे, पक्का। एक बार एग्जाम में किसी कंपटीशन में आया हुआ था, मुझे याद नहीं है कि वो किस टाइप का कंपटीशन था, कि अगर आपका दिया हुआ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इलिप्टिक फॉर्म में है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जब आप नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो कुल कितने कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व मिलेंगे। तो देखिए मिल तो रहे हैं टू इमेजिनरी फैमिली, है ना, लेकिन आप बोलेंगे इस केस में कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, क्योंकि मिल रहा है लेकिन इमेजिनरी मिल रहा है, पक्का। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, तो इसके बाद का हम लोग करना ये चाहेंगे कि पीडीएफ के फॉर्म में इस पे बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल आपको बता देंगे, जिससे कि आप आसानी से कन्वर्ट कर पाएं। तो अभी तक आपने देखा पूरा का पूरा कैनोनिकल फॉर्म कैसे बना है और क्यों पढ़ रहे हैं, बस केवल आसान फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, और इसमें इलिप्टिक, पैराबोलिक और हाइपरबोलिक का क्या क्या रोल रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद आप लोगों को, और हम आगे भी ऐसे तमाम सारे वीडियो बनाते रहेंगे। इसी के साथ साथ हमारा जो थर्ड यूनिट में जितनी भी चीजें दी हुई थी उसको हमने कंप्लीट कर दिया है, और अब आप लोग चाहें तो इसके सारे न्यूमेरिकल्स को करें, और हमने जो असाइनमेंट दिया है असाइनमेंट के सारे प्रॉब्लम्स को आप लोग सॉल्व करिए, ओके। सो हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।